डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक को और इसके जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं हम उसको रिव्यू करते हैं और चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। आइए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लॉज। क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स को कहते हैं जो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी उसको फाइंड आउट करना सीख लिया था, तो सब्जेक्ट को सेपरेट करें और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के तौर पे आएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्लॉज। तो रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो वो क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है और वो कंप्लीट थॉट डेवलप करता है, यानी कि वो अकेला भी लिखा हो तो अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट होगी, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगा लेकिन वो अपनी कंप्लीट थॉट डेवलप नहीं कर पा रहा होगा और उस वक्त तक अपनी थॉट डेवलप नहीं कर पाता जब तक कि उसको किसी सेंटेंस या किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन ना किया जाए। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को अकेले ही बोलें तो उसके आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी थॉट कंप्लीट नहीं होती। तो अगर जो थॉट कंप्लीट नहीं होगी तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर लगा होता है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो स्टार्ट होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि या तो सबऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था वो कंजंक्शंस का था, तो उसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग पढ़ी थी। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है या रिलेटिव प्रोनाउंस से स्टार्ट होने वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज की जो इन दोनों में डिफरेंस थी और इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी। अब डिपेंडेंट क्लॉज तीन टाइप्स का होता है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। के नाउन क्लॉज ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि सब्जेक्ट में यूज हो, ऑब्जेक्ट में यूज हो, यानी कि सेंटेंस के वो पार्ट जहां पे नाउन यूज होता है अगर उसकी जगह पे डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा होगा तो वो डिपेंडेंट वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। इसी तरह से एडवर्ब का फंक्शन करने वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा और एडजेक्टिव का जो फंक्शन करने वाला क्लॉज होगा उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं, अली टुक द ट्रेन। अब यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे एक पूरी थॉट है, इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, हु टुक, अली टुक ये सब्जेक्ट आ गया, तो टुक द ट्रेन ये प्रेडिकेट हो गया और ये कंप्लीट थॉट है। इसलिए अब ये एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस भी इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे देखें, व्हेन अली टुक द ट्रेन, जब अली ने ट्रेन, व्हेन अली टुक द ट्रेन, तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वट एवर, तो उसके इसके आंसर में हमारे पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं और ये फिर कंप्लीट थॉट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब अगर हम इसमें हमने सिर्फ वो वाले एरियाज को डिस्कस करना है जहां से मिस्टेक्स आती हैं, तो हम देखेंगे जी एडजेक्टिव क्लॉज दो टाइप के होते हैं, आगे असेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन असेंशियल और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब असेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव को अगर आप देखिए कि द टीचर who teaches English is a very nice person। अब अगर हम ये देखें कि हम ये वाला पार्ट जो है इसको यहां से निकाल दें, इसको हम ना लिखें, तो द टीचर इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो ये रह जाएगा। तो फिर क्वेश्चन राइज होगा कौन सा टीचर, अगर कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं तो फिर कौन सा वाला टीचर बहुत अच्छा है, तो फिर बताना पड़ेगा कि जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला एडजेक्टिव क्लॉज, वो वाला डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जो जिसके बगैर रिमेनिंग पार्ट का मीनिंग कंप्लीटली कन्वे ना हो रहा हो और वो उसका जरूरी हिस्सा हो, तो इसका मतलब है कि वो एसेंशियल क्लॉज और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहलाता है। और जो एसेंशियल क्लॉज होते हैं उनसे पहले और उनके बाद कॉमास नहीं आते। इसके बाद एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। और नीचे सेंटेंस सेकंड को देखिए, सैयद मोइनुल हसन, सैयद मोइन हु टीचेस इंग्लिश इज अ वेरी नाइस पर्सन। अब एक कॉलेज है वहां पे सैयद मोइन है और वो इंग्लिश पढ़ाता है और वो उसके बारे में कोई पता है सैयद मोइनुल हसन एज अ वेरी नाइस पर्सन, तो सारे जानते हैं कि सैयद मोइनुल हसन कौन है और वो क्या करता है। तो अब यहाँ पे हमें ये जो
हु टीचेस इंग्लिश का जो एक फ्रेज है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन असेंशियल आ जाएगा। और जब नॉन असेंशियल क्लॉज आते हैं तो उससे पहले भी कॉमा आता है और उसके बाद भी कॉमा आता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। असेंशियल क्लॉज, असेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो अपने साथ कॉमास नहीं यूज़ करते, नॉन असेंशियल जो होते हैं वो अपने साथ कॉमास यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट ये होता है कि आपने देखना है जहाँ पे हु और विच से पहले हमने कॉमा प्लेस करना है या नहीं पर करना, तो एक ही उसका बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप ये देखें कि हु से पहले ये टीचर नाउन है, हु से पहले ये सैयद मोइन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अगर हु से पहले कॉमन नाउन आएगा तो हु वाला पार्ट एसेंशियल हो जाएगा, फिर कॉमा नहीं लगाने। अगर हु विच से पहले प्रॉपर नाउन आएगा और प्रॉपर नाउन आएगा तो हु और विच वाला पार्ट नॉन एसेंशियल्स हो जाएंगे, तो उससे पहले आपने कॉमा लगाना है। जहां पे ये देखें हु से पहले प्रॉपर नाउन था तो फिर आपने कॉमास लगा दिए, हु से पहले कॉमन नाउन था तो कॉमास आपने नहीं लगाए। और यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस करते जाएं कि विच और दैट का डिफरेंस भी होता है। वे दैट ऑलवेज यूज्ड एज एसेंशियल क्लॉज और विच जो है वो नॉन असेंशियल। जब भी दैट और विच का कंपैरिजन आ जाए तो फिर आपने दैट को असेंशियल क्लॉज वो हमेशा असेंशियल क्लॉज बनाता है और विच जो है वो असेंशियल क्लॉज नहीं बनाता, वो नॉन असेंशियल के लिए होता है। इसलिए विच से पहले कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन दैट से पहले कतन कॉमा नहीं लगता क्योंकि दैट जो है वो हमेशा असेंशियल क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लॉज को देखा और क्लॉज की टाइप्स को और असेंशियल क्लॉज और उनकी जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं वो। अब अगर यहाँ पे देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, डिपेंडेंट बाद में आ जाए तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो फिर सेंटर में कॉमा आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लॉज का टॉपिक था। अब सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या होता है, चाहे सिंगल वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उनकी थॉट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर थॉट कंप्लीट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है, वो फ्रेज है। और अगर थॉट कंप्लीट है तो फिर वो सेंटेंस है। सेंटेंस को हम बाय स्ट्रक्चर देखेंगे, बाय फंक्शन देखेंगे। बाय फंक्शन चार इसकी टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। डिक्लेरेटिव जो होता है स्टेटमेंट होती है उस और एंड फुल स्टॉप पे होता है। इंपेरेटिव में कोई कमांड या सजेशन होती है, एंड फुल स्टॉप पे होता है। समटाइम ये कोई एक्सक्लेमेटिव मार्क पे भी आता है। इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन मार्क पे आता है और इसमें सवाल पूछा जाता है। और एक्सक्लेमेटिव में कोई इमोशंस और फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है और एंड जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे आता है। जबकि स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो चार इसकी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं। अब जरा देखिए, सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ दो ही बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ये इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जस्ट वन क्लॉज, और वो भी इंडिपेंडेंट होगा, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंगल जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे होता है। और उसकी मिस्टेक ये है कि आप उसके अंदर कहीं पे कोई कॉमा यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के बाद कॉमा यूज नहीं हो सकता, वर्ब के बाद कोई कॉमा नहीं होता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कॉमा से सेपरेट जहां पे करेंगे गलती हो जाएगी। जैसे देखिए, अब्दुल्ला रीड्स नॉवेल्स। अब्दुल्ला सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब और ये प्रेडिकेट हो गया, तो ये आपके पास सिंगल क्लॉज हो गया। तो यहां पे अगर हम देखिए यहां पे कॉमा लगाते हैं तो ये दोनों गलत हो गए। यहां पे कॉमा लगाएं तब भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई कॉमा यूज नहीं होगा। यहां पे देखें, अब्दुल्ला एंड अली रीड नॉवेल्स। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे कंपाउंड हो रहा है सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस की ही टाइप है जिसमें हमने सब्जेक्ट को कंपाउंड कर दिया। तो ये भी सिंपल है। इसमें आप देखिए, अब सिंपल सेंटेंस में प्रेडिकेट कंपाउंड यानी वर्ब कंपाउंड हो जाते हैं। अब्दुल्ला रीड्स एंड एंजॉयस नॉवल, तो ये भी आपके पास सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस में के लिए जो एक सिंगल क्लॉज होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, उसमें चाहे वर्ब कंपाउंड हो रहे हो, उसमें चाहे सब्जेक्ट कंपाउंड हो रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन क्लॉज एक ही होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस आ गया। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है जी, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। हमने पढ़ी थी, फैन बॉयज का आपने वर्ड याद किया था। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज फैन बॉयज और उससे पहले
कॉमा से ज्वाइन हो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा, या फिर उसको आप कंजंक्टिव एडवर्ब से, वो भी हमने लास्ट पढ़ लिया था, कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लगा के उसको भी कंपाउंड, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तब भी वो कंपाउंड होता है, और फिर सेमीकोलन से दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तब भी वो कंपाउंड होता है। जरा देखिए, अली रीड्स नॉवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब्दुल्ला रीड्स कॉमिक्स दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट हैं, अब इन्हें कंपाउंड करना है तो वन ऑफ थ्री मेथड जो हैं उनमें से कोई एक यूज करें। जैसे देखें, या तो आप फैन बॉयज के साथ कॉमा यूज कर सकते हैं, या सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, या आप कोई कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करके जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और दोनों की ज्वाइनिंग जो है वो फैन बॉयज कॉमा से या फिर सेमीकोलन से, या कंजंक्टिव एडवर्ब पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा से ज्वाइनिंग होती है। फिर देन आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन मोर भी हो सकते हैं डिपेंडेंट, तो उसमें होगा जैसे ऑल्दो। अब डिपेंडेंट की मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो ये ऑल्दो ने बता दिया ये डिपेंडेंट है, और अब्दुल्ला रीड्स कॉमिक्स ये इंडिपेंडेंट है, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अगर डिपेंडेंट पहले आ जाए इंडिपेंडेंट बाद में आ जाए तो सेंटर में कॉमा आता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पहले आ जाए डिपेंडेंट बाद में आए तो फिर कॉमा यूज नहीं करना। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उसमें टू इंडिपेंडेंट्स होते हैं और एटलीस्ट वन और मोर डिपेंडेंट होता है। दो इंडिपेंडेंट का होना लाजमी है और एक डिपेंडेंट का होना लाजमी है, कि वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इकट्ठे होते हैं तो वो भी उसी तरह से, और उनकी ज्वाइनिंग भी इस तरह होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के जो मार्कर्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमने सेंटेंस और उसकी टाइप्स को देख लिया और उसकी ज्वाइनिंग और उसकी पंक्चुएशन मार्क्स को देख लिया। अब आगे हम चलते हैं, अब आगे हम देखेंगे फ्रेगमेंट्स को। तो चलिए अब हम फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस को हमने देख लिया प्रीवियस, अब हम फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। तो फ्रेगमेंट्स में आप ये देखिए कि फ्रेगमेंट्स एक्चुअली होता क्या है। फ्रेगमेंट्स ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस या थॉट होती है कोई, वो क्या हो सकता है? फ्रेगमेंट, फ्रेज को फ्रेगमेंट कहते हैं क्योंकि फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा होता। या डिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज भी तब तक अपने मीनिंग फुली कन्वे नहीं करता जब तक उसको इंडिपेंडेंट के साथ ज्वाइन ना किया जाए। आप ये देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कंप्लीटली मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही होती, उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो उसको सेंटेंस बनने से या उसको कंप्लीट थॉट बनाने से रोक रहा होता है। जैसे अभी हमने सेंटेंस को कहा जी, चाहे एक वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड हो, वो मीनिंग पूरी तरह से कन्वे करे तो सेंटेंस है, अगर मीनिंग नहीं कन्वे करता तो वो फ्रेज है। तो आप ये याद रखिएगा, फ्रेज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, ये फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं और फ्रैगमेंट्स गलत होते हैं अगर हमारे सेंटेंसेस आ जाएं, जो हमने अभी अपने टेस्ट के अंदर करने भी हैं। जैसे देखिए, आफ्टर द पार्टी स्टार्ट्स, अगर सिर्फ यहां तक बात रखेंगे तो ये फ्रैगमेंट है, क्योंकि आफ्टर द पार्टी स्टार्ट्स उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको साथ कोई यहां पे अगर इसके साथ हम कॉमा लगा के कोई दूसरा एक कंप्लीट सेंटेंस ज्वाइन कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर देंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। आई विल बी एबल टू रिलैक्स। अब देखिए, इसके आने की वजह से इसका मीनिंग कन्वे होना शुरू कर दिया। अब ये फ्रैगमेंट नहीं रहा, लेकिन अगर यहां तक रखेंगे तो ये फ्रैगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी है? इसकी 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस फ्रैगमेंट्स, और उसकी एग्जांपल हमने यहां पे की, यानी कि वो कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होंगे या रिलेटिव प्रोनाउन से। अभी हमने क्या कहा था, डिपेंडेंट क्लॉज जो आइडेंटिफाई हमने करने का मेथड ये सीखा था ना, कि या तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो उसको करेक्ट करने का मेथड क्या होता है जी, कि उसको हम फ्रैगमेंट को किसी सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दे। जहां पे मैंने इसको इसके साथ हमने ज्वाइन किया तो ये फ्रैगमेंट से सेंटेंस बन गया। ठीक है, जैसे ये देखें, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड। अब वाइल जो है ये सबऑर्डिनेटर है,
इसकी वजह से यहां तक जो ब्लू वाला एरिया है ये आपके पास फ्रैगमेंट है। ये तब तक अब सेंटेंस नहीं बन सकता जब तक कि इसके बाद कॉमा लगा के हम कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगा देते। अब जब वो ब्लैक वाला आई रेड अ बुक हमने लिखा तो तब ये सेंटेंस पूरा बन गया। इसी तरह से फिर रिमूव द सबऑर्डिनेटर्स, या फिर आप क्या करें, इस वॉयल को रिमूव कर दें। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड तक भी कंप्लीट थॉट है, ये भी सेंटेंस बन गया। अब आगे देखिए, दूसरा आईएनजी फ्रैगमेंट या ईडी फ्रैगमेंट्स। आईएनजी और ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती हैं ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती। रिमेंबर कि आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तब तक आप एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब तक उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर अकेली लिखी होंगी तो वो फ्रैगमेंट्स होंगी। और जैसे यहां पे देखें, हर एक्सपर्टीज बीइंग इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये जो बीइंग आईएनजी है ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैगमेंट हो जाएगा। और इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसकी जगह पे कोई ना कोई वर्ब लगा दें। हर एक्सपर्टीज इज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अब ये बन गया सेंटेंस। तीसरा इसका जो टाइप है वो मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट है कि जिसमें सब्जेक्ट को मिस किया जाता है, सब्जेक्ट गायब होता है, जिसकी वजह से एक्शन करने वाले पर्सन का आइडिया नहीं होता और वो कंप्लीटली मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा था। ऑन द वाइट बोर्ड रोट अ पोएम, अगर यहां पे ये वाला वर्ड नहीं होता, ये तो सब्जेक्ट गायब है, अब ये कंप्लीट थॉट नहीं। ऑन द वाइट बोर्ड रोट अ पोएम, हु रोट अ पोएम कोई पता नहीं, इसलिए ये क्लॉज, ये फ्रेज बन गया, और ये फ्रेज है तो फिर ये फ्रैगमेंट बन गया जब तक कि इसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट ना आए, तो इसलिए मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट्स आ गए। नंबर 4 पे फ्रेज फ्रैगमेंट्स आते हैं, जिसमें को फ्रेज होता है वो फ्रैगमेंट के तौर पे, और वो कंप्लीट थॉट नहीं देता क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होते हैं। जैसे देखें, अगर हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, ऑन द टेबल, ये फ्रेज है। अब ऑन द टेबल क्या है हमें नहीं पता है, ऑन द टेबल किसने क्या किया ये नहीं पता, सब्जेक्ट भी मिसिंग और वर्ब भी मिसिंग, तो इसलिए अब यहां पे सब्जेक्ट ऐड कर दें, वर्ब ऐड करके आप इसको सेंटेंस के साथ लिंक कर दें, तो आपका ये फ्रेज जो बन जाएगा सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे फ्रैगमेंट्स को देखा और उनकी टाइप्स को देखा और उसको करेक्ट करने के मेथड्स को देखा। अभी हम जब टेस्ट डिस्कस करते हैं तो उसमें इसकी एग्जांपल्स को भी मजीद हम देखेंगे। अब हमारे पास जो इसका अगला टॉपिक है वो है रन ऑन सेंटेंसेस। तो आइए अब हम रन ऑन सेंटेंसेस को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्रैगमेंट्स को डिस्कस किया था, अब हम चलते हैं रन ऑन सेंटेंस की। रन ऑन सेंटेंसेस के रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं कि रन ऑन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जब हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को इम्प्रॉपरली ज्वाइन करते हैं विद उसकी पंक्चुएशन या उसकी कंजंक्शंस को यूज करके, इम्प्रॉपरली यूज करके या यूज ना करके। यानी कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास आ जाएं तो उन दोनों को ज्वाइनिंग के पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते, हम इम्प्रॉपर वे में हम उनकी ज्वाइनिंग करते हैं कंजंक्शन को गायब करके या पंक्चुएशन को गलत यूज करके, तो हम उसको कहते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंस होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक फ्यूज सेंटेंस होता है, दूसरा कॉमा सप्लाइज होता है। फ्यूज सेंटेंस क्या होते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बगैर किसी कंजंक्शन और पंक्चुएशन के ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक साथ इकट्ठा रख दिया, उनकी फ्यूजन कर दी, तो वो भी गलत होता है। और कॉमा सप्लाइज में क्या होता है, कॉमा सप्लाइज में हमने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कॉमा की मदद से ज्वाइन करते हैं, जो कि भी गलत है। तो फ्यूज सेंटेंस भी एरर है, कॉमा सप्लाइज भी एरर है। तो इसकी करेक्शन का मेथड क्या है, दोनों की करेक्शन का मेथड एक ही है, या तो आप दोनों के दरमियान में कॉमा और फैन बॉयज में से कोई वर्ड यूज करके उनको ज्वाइन करें, नंबर 1, या फिर आप सेमी कॉलन दोनों के दरमियान में लगा दें, नंबर 2, या फिर आप क्या करें, फुल स्टॉप लगा के दोनों के एंड पे उनको दो सेपरेट सेंटेंसेस बना दें। और नंबर 4 ये होगा कि आप उनके आइडियाज को, एक पार्ट के आइडियाज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दें, डिपेंडेंट क्लॉज बना दें, एक को इंडिपेंडेंट कर दें, तब भी ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स द म्यूजिक, ही प्लेज द गिटार, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इनकी ज्वाइनिंग, अगर इनके दरमियान में यहाँ पे कुछ भी ना हो तो वो फ्यूज सेंटेंस, अगर सिर्फ कॉमा हो तो वो कॉमा सप्लाइज। तो फिर करेक्शन क्या होगी, या तो आप कॉमा के साथ एंड यूज करें जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन को डेवलप करते हैं, तो एंड पे फुल स्टॉप, एक तो आपके पास ये हो जाएगा, या फिर आप इसके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, तब भी ये ठीक हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस। तीसरा है कि इन दोनों के दरमियान में सेमी कॉलन लगा दें, तब भी ये ठीक हो जाएगा। चौथा ये है कि एक पार्ट को आप डिपेंडेंट क्लॉज बना दें, व्हाइल शी राइट्स द म्यूजिक। अब ये वायल जो है ये सबऑर्डिनेटर है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और फिर आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से भी हमारे रन ऑन सेंटेंस में करेक्ट हो सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स को देखा, सबसे पहले क्लॉज को देखा, फिर सेंटेंस को देखा, फिर फ्रेगमेंट्स को देखा, और अब हमने रन ऑन सेंटेंसेस को देखा। और उसकी जो प्रोबेबल मिस्टेक्स थी, उनकी जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स थी, हमने सारे को डिस्कस किया। होप्स हो कि अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।